हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। और लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि मैटर क्या होता है, मैटर किन किन चीजों से बना हुआ रहता है, और मैटर जिन चीजों से बना हुआ रहता है उसी को हम लोग पार्टिकल्स बोल के कहते हैं। और उन पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उनका फीचर्स क्या होता है हम ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमें एक ओवरऑल आइडिया हो गया है कि डिफरेंट जो मैटर होते हैं इनको अगर देखा जाए तो ये हमें 3 तरह के डिफरेंट स्टेट्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे वही सेम चीज दिया गया, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। तो हमें क्या करना है, अपने आसपास की चीजों को थोड़ा बहुत देखना है। एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, तो हमें इनको देख के बताना है कि इनके डिफरेंट स्टेट्स क्या है। तो जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बोला कि मैटर का 3 डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, हालांकि 2 एक्स्ट्रा भी हैं जो हमें यहाँ पे मेंशन नहीं, तो हम लोग उसको पढ़ने वाले नहीं है। बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। एक होता है क्या, एक सॉलिड, देन लिक्विड एंड गैस। तो मैटर का स्टेट्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देन दिस स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में ही पढ़े हैं बच्चों कि कोई भी मैटर होता है उनका पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरह के पार्टिकल से बना हुआ रहता है, उस पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, उसी के ऊपर ही ये डिपेंड करता है। ठीक वही सेम पॉइंट हमें दिया गया है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। तो अभी देखते हैं कि ये जो सॉलिड बोलते हैं या फिर लिक्विड या फिर गैस हो गया, इन तीनों का जो पार्टिकल्स या फिर जिन पार्टिकल से बने हुए रहते हैं उनका नेचर्स क्या होता है और वो किस तरह से बिहेव करते हैं, ये पूरा का पूरा अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द सॉलिड स्टेट्स, जो कि हमारा सबसे पहला वाला स्टेट्स है। तो एक्टिविटी 1.9, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो हमें यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स को कलेक्ट करना है, जैसे कि एक पेन हो गया, बुक हो गया, नीडल हो गया, ए पीस ऑफ वुडन स्टिक हो गया। देन उसको हम लोग क्या करना है, स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोट्स बुक। तो हमें इनका एक शेप बनाना है अपने नोट्स बुक में अराउंड देम। दैट डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप। तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जितने भी आर्टिकल्स कलेक्ट किए थे और जिनका भी आप लोग आउटलाइन बनाए थे या फिर उनका शेप बनाए थे, क्या इनके पास एक डेफिनेट शेप है या फिर उनके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हाँ है, कि क्योंकि जितने भी चीजें हम लोग अभी आर्टिकल कलेक्ट की थी इनके पास एक डेफिनेट शेप है, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। देन व्हाट हैपेंड इफ दे आर हैमर। अगर हम इन सारी चीजों को जो है अगर हैमर से तोड़ते हैं या फिर खींचते हैं या फिर गिरा देते हैं तो वो क्या होगा, हो सकता है कि ये सारे के सारे चीजें टूट सकते हैं या फिर खराब हो सकते हैं। देन आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। तो डिफ्यूजिंग का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, लास्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि डिफ्यूजन कब होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 पार्टिकल्स, जब भी ये 2 पार्टिकल्स आपस में घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए एक पेन को लेते हैं हम लोग और एक बुक को लेते हैं और दोनों को अगर एक के ऊपर एक को रख देते हैं तो क्या वो मिक्सअप हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिफ्यूजिंग नेचर वाले नहीं होते। देन ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। और उनको जो हम लोग कुछ फोर्स अप्लाई करके हम लोग उसको क्या करना है, कंप्रेस करके देखना है क्या ये कंप्रेस हो रहा है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है बच्चों, कि हमें ये एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश किया गया है कि एक्चुअली में ये सॉलिड किसे कहते हैं या फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने से हम एक पार्टिकुलर चीज को सॉलिड बोल के कहेंगे। तो सॉलिड बनने के लिए सबसे कैरेक्टरिस्टिक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसका शेप होना चाहिए, जो कि है एक डेफिनेट शेप है। उसका मतलब क्या, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है। जैसे कि मान के चलिए एक पूरा का पूरा सिलेंडर लेंगे और हम लोग एक ग्लास के अंदर अगर उसको भरने की कोशिश करें तो ये आपका जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्लास जो होता है वो बहुत छोटा होता है, अगर एक सिलेंडर का बात करते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है। देन अगर हम बात करते हैं एक सॉलिड का, उसका वॉल्यूम हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। और इसको इट हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ये जो है या फिर सॉलिड की जो चीजें होते हैं वो इजीली कंप्रेस नहीं हो सकते।
हो गया। और इसी को द सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, और उसी को ही क्या कहा जाता है, रिजिड बोल के कहा जाता है। डायरेक्टली ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। हो सकता है कि सॉलिड जो है वो ब्रेक हो जाए अगर हम ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाते हैं या फिर उनका, बट इनका जो शेप को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जितना भी अभी हम सब कुछ पढ़े, इन सबको अगर हम समराइज करना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम लोग समराइज कर सकते हैं कि, या फिर बोल सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम एक स्टेट को या फिर एक मैटर को अगर सॉलिड बोले, कब, जब उसका शेप, अगर हम लोग शेप का बात करते हैं तो शेप क्या होना चाहिए, शेप फिक्स शेप क्यों होना चाहिए। देन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम भी जो रहता है बच्चों वो भी फिक्स्ड होना चाहिए। देन यहां पे आता है आपका क्या, रिजिडिटी, जैसे कि यहां पे बोलता है तो मेंटेन देयर शेप, ये जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। देन कंप्रेस करने की अगर कोशिश करते हैं, इनको अगर कंप्रेस करने का कोशिश किया जाए तो ये नेग्लिजिबल या फिर ना के बराबर ही कंप्रेस होते हैं। तो अभी यहां पे बात आता है कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि ये जो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं ये सब किसके वजह से होता है बच्चों, ये सब होता है पार्टिकल्स के वजह से। बट यहाँ पे पार्टिकल्स का नेचर क्या है बच्चों, तो उसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। पार्टिकल्स के नेचर जानने से पहले हमें दो चीजों को जो है अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, और वो दोनों के दोनों चीजें क्या होते हैं, एक होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे पहला हमारे पास जो निकल के आता है वो क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और सेकंड हमारे पास आता है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अभी इनका मतलब क्या होता है, तो अभी बात आता है कि ये दोनों के दोनों टर्म हैं क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होते हैं। जैसे कि यहां पे हमें एक फिगर देके समझाने की कोशिश किया गया है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे हमें एक फिगर दिया गया है, तो सबसे पहला वाला दिया गया है हमें क्या, सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। तो अगर हम यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा देखते हैं तो क्या दिया गया है यहाँ पे, तो ये जो सॉलिड है ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए रहते हैं, और ये जो पार्टिकल्स है आपस में एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के। तो ये जिस फोर्स से जुड़े हुए रहते हैं उसी पर्टिकुलर फोर्स को क्या कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल के हम लोग कहते हैं। और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह रह जाता है उसी खाली जगह को ही हम लोग क्या बोल के कहेंगे बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोल के कहेंगे। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। बट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी जो रहेंगे वो बहुत आपका क्या होंगे, लेस होंगे। तो इतना सब कुछ समझने के बाद क्या हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी मैटर्स को अगर हम थोड़ा सा या फिर उनका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो होगा हमारा शेप। पहला क्या आएगा आपका, शेप आएगा। सेकेंडली हमारे पास क्या आएगा आपका, वॉल्यूम। देन थर्ड आपका क्या होगा, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा बच्चों, फ्लूइडिटी। देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये दोनों के दोनों। देन आता है आपका कंप्रेसिबिलिटी। देन शेप क्या होता है, एक सॉलिड का फिक्स्ड होता है, एक वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। रिजिडिटी क्या होता है, ये रिजिड होते हैं या फिर उनका एक पर्टिकुलर शेप रहता है। देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस भी जो रहते हैं वो ना या फिर बहुत ही लेस होते हैं। बट कंप्रेसिबिलिटी वो आपका ना के बराबर ही होते हैं। तो ये था बच्चों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बाद ही हम एक पार्टिकुलर मैटर को क्या बोल सकते हैं, एक सॉलिड है बोल के मान सकते हैं। बट यहां पे हमें कुछ एक्सेप्शन भी दिया गया है। तो क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड। तो जैसे कि एक रबर बैंड हम लोग देखते हैं बच्चों, तो हम लोग इसको खींच लेने से इसका साइज जो रहता है वो चेंज हो जाता है या फिर शेप जो रहता है वो चेंज हो जाता है। तो क्या हम इसे एक सॉलिड बोल के कह सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। देन व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, अगर हम बोलते हैं कि एक मैटर
जो कि रिजिड होना चाहिए, बट शुगर और सॉल्ट को जैसे ही कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ जार के अंदर रख देते हैं तो उनका शेप तो चेंज हो जाता है, बट ये रिजिड हुए कैसे? देन व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? इट इज ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। जैसे कि हम लोग अभी हम लोग पढ़े कि क्या होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी ना के बराबर होना चाहिए, बट स्पंज को अगर बात किया जाए, स्पंज को हम लोग इजीली जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं, तो क्या ये सॉलिड में आएगा? अभी इन सब का आंसर जो है हमें आगे दिया गया है बच्चों। तो क्या दिया गया है देखते हैं। ए रबर बैंड चेंज इट्स शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों जब तक उसी पर्टिकुलर रबर बैंड के ऊपर हम अपना फोर्स लगाते हैं तब तक ही क्या करता है, इसका शेप जो रहता है वो चेंज रहता है, बट जैसे कि हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, और इसी के वजह से हम इसको सॉलिड बोल के कह सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स। हम लोग एक पर्टिकुलर वेट या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे बच्चों। अगर एक इंडिविजुअल के लेवल पे हिसाब से देखा जाए, अगर एक इंडिविजुअल एक छोटा सा क्रिस्टल उठाएंगे उस शुगर में से या फिर एक सॉल्ट में से, उनका शेप जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है। समझ में आ गया? देन स्पंज का बात में यहां पे दिया गया है द स्पंज हैज माइन्यूट होल्स। तो स्पंज में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उसी होल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है बच्चों, एयर प्रेजेंट रहता है, और जब भी हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर निकल जाता है, और इसी के वजह से ही हम इसको कंप्रेस कर पाते हैं। अदरवाइज स्पंज को हम ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। समझ में आया बच्चों? तो ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। समझ में आया? एक पर्टिकुलर चीज को सॉलिड कब बोल के कहेंगे, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर लिया अभी। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द लिक्विड स्टेट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।